मालिक का घोड़ा सफेद था। मालिक ने 25,000 माहाना तनख्वाह की ऑफर दी। मुझे हर रात मालिक के घोड़े को सहलाना था। मैं भी सफेद घोड़े की शौकीन थी। 25,000 भी छोड़ना नहीं चाहती थी। फौरन राजी हो गई। लेकिन पहली रात ही मालिक के घोड़े को सहलाने लगी तो होश उड़ गए। मालिक का घोड़ा उस रात। मैं घबराते हुए खड़ी उस बड़ी सी हवेली को देख रही थी जब वो बड़ी उम्र की मुलाजमा मेरे पास आई और बोली, ए लड़की, अपनी शक्ल दिखा मुझे। मैं हड़बड़ाकर उस खातून को देखने लगी और फौरन चादर को जोर से भींच लिया। बौखलाए हुए कहने लगी कि बड़ी भी, मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ, तो इसके लिए चेहरा दिखाना ज़रूरी है। वो मुलाजमा फौरन तमस्खुराना अंदाज में हंसी और कहने लगी, तुझे पता भी है तेरा काम क्या है? यहाँ हुस्न का सिक्का चलता है। लड़की, अगर तू खूबसूरत हुई तो ही जागीरदार की हवेली में तुझे काम मिलेगा। अगर यूँ पर्दे में रहेगी तो अभी वापस पलट जा। मैं किसी भी हाल में ये काम छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरा ध्यान अपनी माँ की जानिब गया जो घर में बिस्तर पर पड़ी खांस रही थी। उसे कई माह से शदीद बुखार था। वो अब भी पैसे जमा करके डॉक्टर के पास इलाज के लिए उसे लेकर गए थे। तो उसने कहा था कि अगर 1 माह के अंदर अंदर इसका इलाज ना शुरू किया गया तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। हमारे पास इतनी रकम भी ना थी कि इलाज करवा सकते। और मुश्किल इतने पैसे होते कि 2 वक्त की रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेते। मेरा उस दुनिया में मेरी माँ के सिवा और था ही कौन। मैं किसी भी हालत में माँ को खुद से दूर नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए मजबूरन खुद घर से बाहर कमाने के लिए निकली थी। मैं पढ़ी लिखी भी ना थी कि किसी ने बताया था कि जागीरदार की हवेली में एक मुलाजमा की ज़रूरत है। मेरी माँ भी लोगों के घरों में काम ही करके खर्चे पूरे करती थी। मैंने ये सारी बातें एक ही लम्हे में सोची और अपना घूंघट ऊपर करके बड़ी मुलाजमा को अपना चेहरा दिखाने लगी। मुलाजमा ने जो ही मेरा चेहरा देखा तो एक पल को तो दंग रह गई। कहने लगी, बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने यहाँ पर आकर। तू तो जवान है और उस पर खूबसूरत भी। तुझे देखकर तो जागीरदार का घोड़ा उछल पड़ेगा। मैं मुलाजमा की बात को समझ न सकी और कहने लगी, कौन सा घोड़ा, कैसा घोड़ा? मुझे तो यहाँ पर नौकरी का बताया गया था। मुलाजमा फौरन बात बदल कर कहने लगी, बस यहीं बैठी रहे और साहब आएंगे तो तुझे तेरा काम भी बता देंगे। मैं खामोशी से वहीं पर एक जानिब होकर बैठ गई। वो वहाँ की मुलाजमा थी जो काम कर रही थी, मगर हैरत की बात तो ये थी कि सभी बड़ी उम्र की औरतें थीं और इंतहाई भद्दी शक्ल सूरत की। कोई भी जवान लड़की वहाँ पर नजर नहीं आ रही थी। शाम हुई तो एक बड़ी गाड़ी घर के सहन में आकर खड़ी हुई। यकीनन जागीरदार की गाड़ी थी। मैंने फौरन अपने चेहरे पर नकाब लगा लिया और अदब से खड़ी हो गई। जागीरदार घर में दाखिल हुआ तो सीधा अपनी बैठक में चला गया। जब उसे मेरे बारे में बताया गया तो जागीरदार ने मुझे अपनी बैठक में आने का कहा। मेरे तो वजूद में एक पल को सनसनी सी दौड़ गई थी। आज से पहले मैंने कभी किसी गैर मर्द से बात नहीं की थी। मैंने बड़ी मुलाजमा से कहा कि बड़ी भी, आप मेरे साथ चलें, मुझे जागीरदार से शर्म आती है। तो मुलाजमा फौरन तड़क कर देखने लगी और बोली, मुझे और भी काम है बीबी, जाओ और जाकर जागीरदार की बात सुनो। अब तुम्हारा काम वैसे भी जागीरदार के कमरे में ही होगा। न जाने वो क्या बात कर रही थी। मुझे पसीने आ रहे थे, मगर मुझे ये नौकरी हर हाल में चाहिए थी। मैं धीरे धीरे से चलती हुई बैठक में दाखिल हुई। जागीरदार एक पक्की उम्र का मर्द था। उसकी उम्र मुझे 40 से 45 साल के बीच लग रही थी। वो सर झुकाए अपने मोबाइल में मगन था। बड़ी दाढ़ी और लंबी घनी मूंछें, चेहरे पर एक रोब और तकब्बुर, जिसे देखकर एक पल को मैं झुंझला सी गई। मेरी मौजूदगी पाकर जागीरदार ने एक बार भी नजरें उठाकर मेरी जानिब देखने की कोशिश न की और कहने लगा, तुम्हें मुलाजमा ने काम तो बता ही दिया होगा, तुम्हें यहाँ किसी लिए रखा गया है। मैं हड़बड़ाकर कहने लगी कि जी साहब जी, मुझे तो कहा गया था कि काम आप बताएंगे। वो कहने लगे, जाओ मेरे कमरे में, मैं वहीं आकर तुम्हें तुम्हारा काम बताता हूँ। मैं सटपटाकर जागीरदार का चेहरा देखने लगी, मगर मुझे यूं खड़ा देखकर वो मुझे झड़कने लगे और बोले, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कानों से बहरी हो? मैंने कहा मेरे कमरे में जाओ, मैं वहीं आकर तुम्हें तुम्हारा काम बताता हूँ। मैं डरी सहमी फौरन कमरे से निकली और मुलाजमा के बताए हुए कमरे में जाने लगी। मेरे पैरों के साथ तो लगता था जैसे पत्थर बांध दिए गए हों। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि मैं इस कमरे में जाऊं। ये जागीरदार लोग तो बड़े ही सख्त मिजाज के हुआ करते हैं, थोड़े से गलत किस्म के भी। न जाने कमरे में बुलाकर मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं डरते हुए जागीरदार के कमरे में दाखिल हुई तो मेरे होश उड़ गए। ये कमरा नहीं लगता था, ये तो पूरा घर था। वो कमरा बहुत ही बड़ा था और उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद थी। यहाँ तक कि छोटी सी फ्रिज भी मौजूद थी। कमरे के एक तरफ एक कांच का दरवाज़ा था जिसके आगे पर्दे गिरे हुए थे। आधा पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था जिसकी दूसरी जानिब मुझे छोटा सा बाग भी नजर आ रहा था। यहाँ पर अगर किसी शख्स को रहना पड़े तो बगैर इस कमरे से बाहर निकले भी बआसानी ज़िंदगी गुजार सकता था। मैं जागीरदार के कमरे में अभी खड़ी हर चीज़ को बगौर देख ही रही थी कि तभी जागीरदार कमरे में दाखिल हुआ। मुझे अकब से देखकर वो जाकर सामने सोफे पर बैठ गया और कहने लगा, आकर मुझे अपने बारे में बताओ, आज से पहले तुमने कितने घोड़े सहलाए हैं? साहब की बात सुनी तो मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मैं बमुश्किल बोली, कौन से घोड़े साहब जी? आज से पहले तो मैंने कभी घोड़ों के करीब भी नहीं गई। जागीरदार ने मेरी बात सुनी तो माथे पर तिवरी चढ़ाए मुझे देखने लगे और कहने लगे, यानी तुम्हें घोड़े सहलाने का, उन्हें बहलाने का जरा भी तजुर्बा नहीं?
मैं बौखला गई और फौरन धाड़े मारकर रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि साहब क्या बात करने लगे थे। मैं तो यहाँ मुलाजमत के लिए आई थी, घर के कामकाज करना जानती थी, जबकि घोड़ों को सहलाने से मेरा क्या काम। मुझे तो वैसे भी उनसे बहुत डर लगता था। ये तो मर्दों का काम था, घोड़ों की देखभाल करना, उन्हें सहलाना। मैं वहीं पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, साहब जी मेरी माँ बड़ी बीमार है, उसे इलाज की ज़रूरत है। न मेरा बाप है न भाई, मैं यतीम लड़की हूँ, बस एक माँ का सहारा है, वो भी बीमार है। मैं माँ का इलाज करवाने के लिए आई हूँ ताकि मुलाजमत करके पेट पाल सकूँ। इससे पहले घर से बाहर कदम न रखा था, ना ही लोगों से कभी बातचीत की है। खुदा मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे आप काम समझा देंगे तो मैं ज़रूर काम करूँगी। जागीरदार ने मेरा रोना धोना देखा तो वो कुछ ढीला पड़ गया और कहने लगा, अच्छा बस ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कमज़ोर और रोती धोती औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें बता दूंगा और महाना 25,000 रुपये भी दूंगा, मगर बदले में मेरे घोड़े का पूरी तरह ख्याल रखना होगा। जरा सी भी कोताही की तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मैंने फ़ौरन हामी भर ली और बोली कि मैं जी जान लगाकर काम करूँगी, मगर कभी भी आपके घोड़े को नाराज़ नहीं करूँगी। तो जागीरदार उठा और अपनी मूंछों को ताव देने लगा और कहने लगा, चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। मैं तो हर बात पर चौंकी रही थी, हम अभी भी तो कमरे में ही थे, भला ये मुझे कौन से कमरे में ले जाना चाहते थे। मैं उठी और उनके पीछे जाने लगी। वो मुझे इस कमरे में ही बने हुए एक और कमरे में ले जाने लगे। वो कमरा इस छोटे से बाग से होकर जाता था। हम जब उस कमरे में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें पथरा गईं, क्योंकि उस कमरे को इंतहाई नफासत से रखा गया था। वो कमरा बहुत बड़ा था। एक तरफ उम्दा ताज़ा घास पड़ी थी तो एक तरफ बादाम, काजू और न जाने कितने मेवाजात को रखा गया था। इन चीज़ों से नजरें हटाकर जब सामने देखा तो मुझे लगा मैं गश खा कर गिर जाऊंगी, क्योंकि सामने एक बहुत ही बड़ा आला नस्ल का सफ़ेद घोड़ा बंधा हुआ था। जो ही जागीरदार घोड़े के पास गया, घोड़ा अपनी अगली टांगें उठाकर हिनहिनाने लगा। जागीरदार उससे प्यार करने लगा और बोला, आज के बाद तुम्हारा यही काम है। मेरा घोड़ा बड़ा ही मोहब्बत करने वाला है, जरा सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं करता। इसे सिर्फ खूबसूरत लड़कियां ही पसंद है। और इससे पहले कितनी खूबसूरत लड़कियां आई, मगर कोई भी इसके सामने टिक न सके। मगर अब तुम्हें मेरे घोड़े का दिल बहलाना होगा। जो कहेगा, जैसा कहेगा, तुमने उसकी बात माननी होगी। अगर ये तुमसे नाराज हुआ तो समझ लो तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। इतना बड़ा घोड़ा कि अगर मैं उसके साथ जाकर खड़ी होती तो मेरे सर से भी 3 फीट ऊंचा उसका सर था। मैंने तो आज तक कभी बिल्ली को हाथ नहीं लगाया था, भला इतने बड़े घोड़े को कैसे संभालती। मेरा वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। अगले ही पल जागीरदार ने जब मेरी आंखें सफ़ेद होती देखी तो फौरन बोला, ये लड़की क्या देख रही है? अगर तू मेरे घोड़े की खिदमत नहीं कर सकती तो तुझे इजाज़त है, अभी के अभी चली जा। मुझे खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं। जी तो यही चाहता था कि उसी पल वहाँ से भाग जाऊँ, मगर 25,000 रुपये सुनकर तो जैसे मेरे कदम वहीं जम चुके थे। मुझे तो घोड़े से बेहद डर लग रहा था, मगर इसके बावजूद न जाने कैसे मैंने हाँ कर दी। बड़ी उम्र की मुलाजमा मुझे आकर काम समझाने लगी। सुबह वक्त घोड़ा बादाम और काजू खाता था। इसके बाद उसे खास किस्म की खुराक खालिस दूध में भिगोकर पिलाई जाती थी, जिसके बाद दिन के वक्त घास और न जाने कैसी कैसी जड़ी बूटियां लाकर रख दी गई जो घोड़े की खुराक थी, और हर 2 घंटे के बाद उसे वो सब खिलाना था। मुलाजमा जैसे मुझे बता रही थी, मुझे अपनी जान टांगों के रास्ते निकलती महसूस हो रही थी। ये घोड़ा जागीरदार का खुफिया घोड़ा था। वह हर 2 साल बाद घोड़ों की रेस किया करता था, जिसमें दूसरे गाँव के बड़े जागीरदार भी हिस्सा लेते थे। इस बार उसने अपना घोड़ा सबसे छुपाकर इस कमरे में रखा हुआ था, क्योंकि उससे पहले भी उसका एक खूबसूरत आला नस्ल का घोड़ा किसी दुश्मन ने जहर दिलवाकर मार दिया था। मैं और वो घोड़ा उस कमरे में अकेले हो चुके थे। वो सफ़ेद रंग का घोड़ा अगर मुझे कहीं तस्वीर में नजर आता तो मैं उसे सताइशी नज़रों से देखती, क्योंकि वो था ही बहुत पुरकशिश। मगर यूँ बराह रास्त देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो बार बार अपनी अगली टांगें उठाकर और अपने सर को हिला रहा था। मैं सामने जड़ी बूटियाँ रखी थी। कहा गया था कि अभी इस घोड़े को खिलाओ और इसे सहलाओ, ये सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के हाथ से ही खाना खाता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस घोड़े को बिल्कुल रेस के लिए तैयार कर दो। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रो रही थी। खौफ के मारे मेरे लब तक नहीं हिल पा रहे थे, मगर इसके बावजूद मैं उस घोड़े के पास आई। मेरे हाथ में खाना देखकर उसने मुंह फेर लिया। मुलाजिमा के मुताबिक जब तक मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी वो मेरे हाथ से खाना नहीं खाएगा। मैंने डरते डरते अपने चेहरे से नकाब हटाया और पूरी स्याह चादर उतार कर एक जानिब रख दी। मैंने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था और सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ रखा था। जब घोड़े ने मेरी जानिब देखा तो कितनी ही देर मुझसे नजरें न हटा सका। वो मुझे देखता ही रहा और फिर फौरन फर्श पर बैठ गया। उसे यूं बैठा देखकर मैं हैरान रह गई। डरते डरते फेंकने के अंदाज में वो बूटियां उसके सामने रखी। उसने बूटियां देखी तो मुझे देखते हुए वो बूटियां खाने लगा। न जाने उसकी आंखों में क्या था। मैं खौफ खाने लगी और उससे दूर हटकर बैठ गई। मुझे सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यहाँ ड्यूटी करना थी। इस घोड़े का ख्याल रखना था।
जागीरदार ने उस रोज मुझे कुछ एडवांस पैसे दिए जिनसे मैं अपनी माँ के लिए दवा लेकर घर चली गई। माँ को जब मेरी नौकरी का पता चला तो बहुत खुश हुई, मगर चंद ही रोज बाद जागीरदार कहने लगा कि अब तुम्हें यहीं रहकर मेरे घोड़े की खिदमत करना होगी। मैं जागीरदार के सामने अभी तक बगैर पर्दे के नहीं गई थी। एक रोज जब मैं घोड़े को काजू और बादाम खिलाने लगी तो तभी वहां पर जागीरदार आ गया। मैंने उस वक्त अपनी चादर उतार कर एक तरफ रख दी थी। मैं घोड़े को खाना खिला रही थी जब जागीरदार ने मुझे देख लिया। मैंने फौरन अपना चेहरा ढका, मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। जागीरदार कितनी ही देर मुझे खड़ा देखता रहा, जैसे पलकें झपकाना ही भूल गया हो। फिर कहने लगा, मेरे घोड़े का ठीक से तो ख्याल रख रही हो ना तुम? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो कुछ देर वहीं खड़ा देखता रहा और वहां से चला गया। चंद ही रोज बाद मैं भी उस घोड़े के साथ काफी मानूस हो गई थी। मेरा डर काफी हद तक खत्म हो चुका था। वो सिर्फ कद काठ में ही बड़ा था, वरना बड़ा ही दोस्ताना रवैया रखने वाला घोड़ा था। मैं उसकी पीठ पर हाथ फेरती, उसकी गर्दन पर हाथ सहलाती तो वो बड़ा ही खुश होता और मेरी गोद में सर रख लेता। कभी कभार तो वो अपनी जबान बाहर निकाल कर मेरे हाथों को चाटने भी लगता। घिन की वजह से मैं हाथ भी धो लेती, मगर कभी उस घोड़े को ऐसा करने से मना न किया था। मैं तो उस घोड़े से बेहद मानूस हो चुकी थी। इस बात से अनजान कि जागीरदार की नीयत मुझ पर बदलती चली जा रही है। मैं रात और दिन वहीं पर रहकर काम कर रही थी, यहाँ तक कि दिन में 2-3 घंटे निकालकर माँ की खबरगिरी करने के लिए चली जाया करती थी। जब जागीरदार अपने घोड़े पर तजुर्बा करता, रात मेरी उसी कमरे में गुजरती थी। वहीं जमीन पर मेरा बिस्तर लगा होता। एक रोज वहीं घोड़े के साथ बैठकर बातें करती रही। जानती थी वो बेजबान और हैवान है, मगर इसके बावजूद मुझे मेरी माँ की शदीद याद आने लगी तो मैं उससे अपनी माँ का तस्करा करते हुए रोने लगी। वो भी गोया सर हिलाकर मेरी हर बात सुनता जा रहा था। मुझे नींद आई तो मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। अभी सोई हुई थी कि जागीरदार इस कमरे में आ गया। वो शायद बहका हुआ था। वो मुझे कितनी देर देखता रहा, जबकि मैं बेखबर सोई रही। उसे यूं नशे की हालत में देखकर घोड़ा उठा। अगले ही पल वो मेरे पास आकर बैठा और मेरे बाल चेहरे से हटाने लगा। मैं फौरन बौखला कर उठ बैठी और जागीरदार को देखकर कहने लगी, साहब जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जागीरदार ने जब मुझे देखा तो कहने लगा कि आज तक तुम जैसा हुस्न मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे क्या खबर थी कि पर्दे के पीछे इतना खूबसूरत मोती छुपा हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ को भी यहाँ ले आऊँगा, मगर बदले में तुम्हें ये बात राज रखनी होगी कि तुम मेरी। अभी वो इतना ही बोला था कि मैं मजीद सुनना बर्दाश्त न कर सकी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ जागीरदार के मुंह पर दे मारा। जागीरदार तो जैसे आग बबूला हो चुका था। अगले ही पल मेरा मुंह दबोचकर मुझे यके बाद दिगरे कई थप्पड़ मारने लगा और बोला, अब तो तेरा वो हशर करूंगा कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। वो मेरे साथ जोर आजमाई करने लगा था। मैं चीखने चिल्लाने लगी, मगर उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और मुझे पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगे। तभी वो घोड़ा दूर से हिनहिनाने लगा और रस्सी को तोड़ने लगा। मैं घसीटती हुई जा रही थी और चिल्ला रही थी। यहाँ तो मेरा कोई मददगार भी ना था जो मेरी मदद कर सकता, मेरी इज्जत की हिफाजत कर सकता। मगर अगले ही पल घोड़े ने रस्सी तोड़ी और भागता हुआ मेरे करीब आया। जागीरदार ने जब घोड़े को अपनी तरफ भागता देखा तो एक पल को तो बौखला गया। घोड़े ने अपने दांत जागीरदार के बाजू में काट दिए, जिससे वो मुझे पकड़कर घसीट रहा था। जागीरदार ने चिल्लाकर मुझे छोड़ा। घोड़े ने उसी पल अपने सुमों से जागीरदार को मारना शुरू कर दिया। जागीरदार चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मगर वो घोड़ा उसे तब तक मारता रहा जब तक उसकी आवाज आना बंद ना हो गई। मैं सहमी हुई दीवार के साथ लगी रोती रही। मुझे तो लगता था कि जागीरदार मर चुका होगा। यहाँ तक कि सारे मुलाजिम इस कमरे में जमा हो गए। चौकीदार भी वहीं आ चुका था। मैं यूं ही खुद को छुपाए बैठी थी कि तभी घोड़ा आया और मेरी स्याह चादर उठाकर मेरे ऊपर रख दी और मेरे पास खड़ा हो गया। मैं तो लाजवाब हो चुकी थी। मेरी इज्जत बच गई थी। मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते रह चुका था और मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं किस जबान में उस घोड़े का शुक्रिया अदा करूं। वो मुझसे इस कदर मानूस हो चुका था, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक जानवर इस कदर वफादारी दिखा सकता है। आज एक जानवर की बदौलत मेरी इज्जत एक हैवान से बच चुकी थी।